वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्यों फेल होते हैं, क्या उनके रीजंस होते हैं। पहला रीजन है इररिलेवेंसी। इररिलेवेंसी किसके रिगार्डिंग? इररिलेवेंसी आपकी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, इररिलेवेंसी रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, सोर्सेज के रिगार्डिंग। अब ये क्यों होती है? क्योंकि आपने सिलेबस को अच्छे से रीड नहीं किया होता है। आप सिलेबस को बिना पढ़े बिना समझे अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं और सोर्सेज डिसाइड कर लेते हैं। तो मोस्ट रिकमेंडिंग चीज़ ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज डिसाइड कीजिए। सेकंड थिंग, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कि आप जब तैयारी करना चालू करते हैं तो आपका टारगेट होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना, लेकिन अल्टीमेटली आप बुक कलेक्टर या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्टर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डे वन पर लैक ऑफ गाइडेंस के कारण आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या करना है, हाउ एंड वाई, क्यों करना है, कैसे करना है। और इस चक्कर में कोई भी एवरी सेकंड कैंडिडेट आपको हर दूसरी बुक रिकमेंड करके चला जाता है। जैसे पॉलिटी के लिए फॉर एग्जांपल वो बोल देगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, कोई दूसरा बंदा या फिर दूसरा फ्रेंड आपको ये बोल देगा कि लक्ष्मीकांत की जगह डीडी बसु ले लो, फिर थर्ड पर्सन आपको ये कह देगा कि नहीं बेयर एक्ट ले लो। तो अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट और नंबर ऑफ बुक्स, आप एक बुक भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। सेम केस हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरी सब्जेक्ट में यही होता है। अल्टीमेटली आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की जगह बुक कलेक्टर और इन्फॉर्मेशन कलेक्टर बन जाते हैं एंड दैट विल फाइनली लीड टू योर फेलियर। सेग्रीगेटेड प्रिपरेशन। सेग्रीगेटेड प्रिपरेशन में क्या होता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी अलग होती है, मेंस के लिए तैयारी अलग होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल एग्जॉस्टिव मेंस पर्पस से ही प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए। और प्रीलिम्स में तो आपकी कंसेप्चुअल टेस्टिंग होती है, ठीक है, प्रीलिम्स में आपकी कंसेप्चुअल टेस्टिंग होती है, मेंस की प्रिपरेशन जो होती है वो मेन होती है। तो फाइनली आपको सेग्रीगेटेड सेंस डेवलप नहीं करना है कि प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग करना है, मेंस के लिए कुछ अलग करना है। दोनों को ही कंबाइंड फॉर्म में लेकर आपको चलना है। कोर पोर्शन आप नेगलेक्ट करते हैं, बोले नहीं एथिक्स बाद में कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, ऑप्शनल नहीं बाद में करेंगे, इसको तो हो गया या फिर हो जाएगा। ऐसे बोला नहीं ये तो हम तभी लिखेंगे। या फिर सीसेट के रिगार्डिंग बोला नहीं सीसेट को तो हम बिल्कुल एंडिंग में तभी देखेंगे, जरा से दिन में। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रीलिम्स में सीसेट को इग्नोर करने का मतलब आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। एथिक्स ऐसे को इग्नोर करने का मतलब है आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, दैट मीन्स यू विल नॉट रीच एट द इंटरव्यू स्टेज। तो अल्टीमेटली आपको कोर पोर्शन पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मुझे अटैक करना है, कहाँ कहाँ मुझे छोड़ना है। लिंकेजेस डेवलप करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यूपीएससी एक अप्लाइड थिंकिंग का फंडा यूज़ करती है। उसके यूजेस, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन यूपीएससी ये पूछती है। यूपीएससी सिंपल ये पूछती है कि बेसिकली व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस फिनोमेना एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, व्हाट आर इट्स स्कोप। आपका ये जो एग्जाम है यूपीएससी, ये इसको पास करने के बाद आप एक एग्जीक्यूटिव बनेंगे। एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो उस हिसाब से आपका माइंडसेट भी होना चाहिए। दैट मीन्स एग्जीक्यूट आप कब करेंगे? जब आपको ड्रॉबैक्स पता होंगे कि यार ये चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर हो सकती है तो इसमें क्या क्या बॉटलनेक्स है मेरे पास। तो इस तरीके से अप्रोच और माइंडसेट आपको रखना है और इसलिए आपको लिंकेजेस डेवलप करना है। चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे पॉलिटिकल इवेंट हो या फिर इकोनॉमिक इवेंट हो या फिर आईआर से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, हर न्यूज़ में आपको लिंकेजेस डेवलप करने हैं। मल्टी डायमेंशनलिटी रखनी है अपनी सोच में। दैट मीन्स पेस्टल एंड स्वॉट एनालिसिस आपको करना है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एजुकेशनल, ये एनालिसिस आपको रखने हैं। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन दैट मीन्स अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी इवैल्यूएशन आपको करना है, बी इट बाई टेस्ट सीरीज और बी इट बाई एनी अदर पैरामीटर, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। इवैल्यूएशन दैट मीन्स डेली पे आपका टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ये बुक आपने कंप्लीट की है तो उसके बाद आपके टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर इसको मेंटेन कैसे करना है, और फिर नहीं आ रहा है तो इसके मेरे जो वीक टारगेट्स हैं उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट आपको इश्यू बेस्ड भी करना है मेंस में, कि मैंने जो इश्यू समझा है क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है। आइडियलिस्टिक अप्रोच आपको नहीं रखनी है, आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। बैड हैबिट्स, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैड हैबिट्स आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। लेकिन ये बैड हैबिट्स है क्या? बैड हैबिट्स ये है कि जैसे आपने एनसीईआरटी को इग्नोर कर देना है। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप रेफरेंस बुक का रीडिंग चालू कर देते हैं तो आपका जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बेसिक जो आपका फाउंडेशन है वो आपका वीक रह जाता है। अल्टीमेटली आपको फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है ये सारा चीज़। एनसीईआरटी के बाद आप क्या करते हैं? हर चीज़ को डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अब कर लूँगा तब कर लूँगा, और फाइनली ये होता नहीं है। आंसर राइटिंग करने लग जाते हैं आप बिना इश्यू को समझे, बिना सब्जेक्ट को समझे। डे वन से आप आंसर राइटिंग करने लग जाते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग भी आप करने लग जाते हैं बिल्कुल डे वन से। जब आपको कुछ पता ही नहीं है यूपीएससी के बारे में, आप बिल्कुल फ्रेश है, तो आप आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे कर सकते हैं? डे वन से। हाँ, 30-40 दिन बाद आप कुछ बेस बनाने के बाद ये आप कर सकते हैं।
आप ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट बनाते हैं डेली कि मैं 18 आवर्स डेली पढ़ूंगा, इस तरीके की जो ये बैड हैबिट्स हैं ये आपको छोड़नी है। तो फाइनली ये सारा अवॉइड करके ही आप अपना फेलियर हटा सकते हैं। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।